सेटअप प्लेटफॉर्म, दिस इज सौम्या है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज आपकी नई यूनिट है, ठीक है। और उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आपका पीडीएफ देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन सेटअप प्लेटफॉर्म, दिस इज सौम्या हियर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 है, ठीक है। और आज के बाद आपकी पार्ट 2 होने के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। Social responsibility. Social responsibility means the obligation of the businessman which are desirable in terms of objective and values of society. देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, उनका काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो प्रॉफिट ही कमाएं। उनका ये भी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो ऐसे काम करें जो सोसाइटी का भला हो। उनके सोसाइटी के अगर हम लोग देखें तो उसके नज़रिए से भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के बारे में भी सोचें, सिर्फ अपना अपना ना सोचें। अब देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किन किन के लिए होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, सोसाइटी और एनवायरमेंट, इन्हीं को ही मिलाकर स्टेक होल्डर बोला जाता है। वन बाय वन देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर्स के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी होती है। रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। देखो, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, पैसा लगाते हैं कंपनी में अपना, तो ऑटोमेटिकली जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपके ऑफिस में बिजनेस में काम होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर होल्डर के साथ साझा करनी चाहिए। इंक्रीजिंग देयर एसेट्स, उनकी एसेट्स की वैल्यू आपको बढ़ानी है। रिक्वेस्ट सजेशंस, उनसे आपको डिसीजन में भी सजेशन मांगना है। जो भी मीटिंग हो रही है, कोई भी सजेशंस हो रहे हैं, कोई भी मीटिंग हो रही है तो आपको उनसे बोलना है कि वो भी उस मीटिंग में इन्वॉल्व है, अपना डिसीजन दें, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। इंप्रूविंग पब्लिक इमेज ऑफ अ कंपनी, देखो अगर शेयर होल्डर्स के लिए अगर आप अच्छा करते हो, अगर आप अपने कंपनी के लिए अच्छा करते हो तो आपके शेयर्स बढ़ेंगे, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इससे वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपन दूसरों के नज़र में अपनी कंपनी की जो है इमेज अच्छी बना के रखिए। इमेज अच्छी बनाएंगे तो आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी, आपकी शेयर्स खरीदे जाएंगे। शेयर्स खरीदे जाएंगे तो शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा। तो यानी आप समझ रहे हो इनडायरेक्टली कहाँ पे ये बात हो रही है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी होती है। फेयर वेजेस एंड सैलरी, देखो उनको उनके काम के हिसाब से आपको वेजेस और सैलरी देनी है एम्प्लॉयज को। गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, आपको उनको वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी देनी है, खाना पीना, वहाँ पे जो भी सारी फैसिलिटीज होती है उनको, मशीन्स वगैरह जो हैंडल करते हैं सब कुछ सेफ्टी के साथ, उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस, अब देखिए उनके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, उनको एजुकेट करिए, उनका प्रमोशन करिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आपको खोलनी पड़ेगी। वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ये नहीं कि आपने उनके ऊपर थोप दिया, आप उनसे भी जाकर वो कहेंगे कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप अगर डिसीजन मेकिंग में उनको भी पार्टिसिपेट आपको कराना है। रीजनेबल एंड प्रॉपर चांस ऑफ प्रमोशन, उनको पूरे चांसेस दीजिए प्रमोशन के लिए। प्रॉपर रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन, एनकरेजमेंट ऑफ स्किल्स, देखिए उनकी वैल्यू करिए स्किल्स की, उनको एनकरेज करिए कि वो काम अच्छे से करें, उनकी तारीफ करिए अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन दीजिए, बोनस दीजिए उनको, ठीक है, एम्पावर करिए उन्हें। एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट ग्रीवांसेस हैंडलिंग सिस्टम, अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो उसके लिए आपको एक ग्रीवांसेस सेल बनानी चाहिए कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत है कोई वर्कर को तो वो कंप्लेन कर सके आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट, देखो आप एडवर्टीजमेंट जो देते हो उसमें आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी है। आप एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके की मिसलीडिंग ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, उनको किसी भी तरीके से गलत आप जानकारी नहीं देंगे। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो डिमांड अगर आ रही है तो सप्लाई भी बराबर होनी चाहिए। अगर लोगों की डिमांड आ रही है तो आपको ये इंश्योर करना है कि कस्टमर तक माल टाइम पे पहुंचे। चार्ज रीजनेबल प्राइसेस, देखो प्राइसेस हमेशा बैलेंस करके रखिए, ये नहीं कि आप लूट रहे हो कस्टमर्स को, नहीं, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखिए कि आपका भी प्रॉफिट हो और कस्टमर का भी ज्यादा नुकसान ना हो या कस्टमर्स को भी ज्यादा जो है इस पे खर्च ना करना पड़े। अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग, ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। टू अंडरस्टैंड नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जरूरत क्या है, इच्छा क्या है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाइए। टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड आफ्टर सेल सर्विसेज, सिर्फ प्रोडक्ट देने से काम नहीं होता है, उसके बाद भी आप उनको सेल सर्विस भी प्रोवाइड आपको करनी होती है। तो इंश्योर प्रोडक्ट हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट से किसी भी तरीके को कंज्यूमर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए।
फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर एंड सप्लायर्स, मेंटेनिंग अ हेल्दी एंड कोऑपरेटिव बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस। देखो आपको अपने सप्लायर्स के साथ, जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनके साथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बना के रखना है। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिटर एंड सप्लायर। क्रेडिटर हैं जो सप्लायर हैं जिनसे आप उधार पे लेते हो, जिन्हें आप ठीक है, आप सामान जिससे लेते हो, आपको जो सामान सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल वगैरह, उनको आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी है, एक्यूरेट, जो जितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है उनके पास पहुंचनी चाहिए। पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग अदर चार्जेस शुड बी प्रॉम्प्ट। देखो अगर आपने किसी से उधार पे लिया हुआ है तो उसका ब्याज टाइम पे दीजिए, उसका पेमेंट जितना हो सके उतना जल्दी आपको करना है। ठीक है, अगर आपने कोई उधार पे सामान लिया हुआ है तो ये नहीं आपने सामान ले लिया और फिर जब उधारी देने की बात आई तो आप दे नहीं रहे हो, टाल रहे हो। इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं आपके सप्लायर्स के साथ। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले टू अवॉइड द लॉस ऑफ द लैंड। आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इस भारत की जमीन पे रह रहे हैं तो आपके भारत के जो कानून है वो आपको मानने हैं। टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, ईमानदारी से टैक्स जो है पे करना है, टैक्स की चोरी नहीं करनी है। टू अवॉइड करप्टिंग, किसी भी तरीके का करप्शन आपको नहीं करना है। टू एनकरेज फेयर ट्रेड, जो आप ट्रांजेक्शन बिजनेस कर रहे हो फेयर होना चाहिए। एंड टू अवॉइड मोनोपोली, मोनोपोली नहीं करना है आपको। ये जैसे कि सिर्फ आप रहो मार्केट में और आप जो चाहे उतना प्राइस किसी से ले सकते हो, ये चीज आपको नहीं करनी है। हमेशा परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? टू हेल्प द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो जो सोसाइटी के जो पिछड़े सेक्शंस हैं, जो कमजोर सेक्शंस हैं, उनके लिए आप कुछ करिए। टू प्रिजर्व एंड प्रमोट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। देखिए अपनी भारत की वैल्यूज, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, उनको भी साथ ही साथ आपको सुरक्षित रखना है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार करिए, नई नई कंपनीज अगर आप खोल रहे हो तो रोजगार जो है लोगों को दीजिए। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट को बचाइए, कंजर्व करिए नेचुरल रिसोर्सेज को, वाइल्ड लाइफ को। टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल, स्पॉन्सरशिप करिए, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको स्पॉन्सर करिए, अपना पैसा लगाइए। टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो जहाँ पे भी रिसर्च होती है, एजुकेशन, मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, वहां पर आप अपना फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके रतन टाटा जी। अगर मैं बात करूँ टुवर्ड सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है लोगों के लिए। फिर आता है CSR एंड ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ह्यूमन राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। देखो ये ना जबरदस्ती का नहीं होता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी होती है कि आप अपनी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करिए सोसाइटी के लिए। स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से। कम्युनिटी वेलफेयर के लिए आप काम करिए। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है कि आप जैसे स्कूल बनवा दो, आप अपने नाम से हॉस्पिटल खुलवा दो अपनी कंपनी से। जैसे आपने जियो का देखो ना, रिलायंस का हॉस्पिटल है मुंबई में। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है, कोकिला बहन है, आई डोंट, पता नहीं क्या नाम है। ठीक है, बट है उनका। अगर आप देखोगे स्कूल भी है, अंबानी जी, अंबानी का स्कूल है ना। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब कुछ इस तरीके का डोनेशन करना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालिए। बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। देखो ह्यूमन राइट्स होता है आपका मौलिक अधिकार, ये तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। ये स्वेच्छा के ऊपर नहीं है, अपनी विश के ऊपर नहीं है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, सबका अधिकार है। डिग्निटी एंड इक्वालिटी है, लेबर स्टैंडर्ड्स, यानी ये जो है ये आपके ह्यूमंस को बचाने के लिए, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ना कंपनी के अंदर, उनके लिए है ये राइट्स। यानी उनकी डिग्निटी और इक्वालिटी, की हर एम्प्लॉय को बराबर, किसी भी तरीके का पक्षपात तो नहीं हो रहा है। लेबर स्टैंडर्ड्स होते हैं, भाई लेबर को किस तरीके से वेजेस देना है, उनको कितना घंटे काम कराना है, उनके लिए वर्क प्लेस कितना सेफ रहने वाला है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आपको पनिशमेंट मिल जाएगी अगर आप ये रूल्स तोड़ देते हो तो। समझ में आ रहा है? अगर चैलेंजेस भी है, देखो CSR में बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि सप्लाई चेन है, चाइल्ड लेबर है, आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसे तो नहीं बच्चे काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में जो 18 से कम है। ठीक है, आपको ये तो देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का आपकी कंपनी से जो है वो धुआं धुआं तो नहीं उठ रहा है कि सब जगह लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो सब चीज का यह है कि ट्रांसपेरेंसी रखो, सब कुछ फेयर रखो। ठीक है, ग्रीवांसेस रिड्रेसल्स बनाओ। किसी की कोई कंप्लेन है तो उसको आप सुनेंगे। अगर आपके वर्कर्स आपसे बोल रहे हैं कि सर हमें ये तकलीफ है, तो आप उनकी सुनेंगे। ठीक है, लीगल कंप्लाइंसेस, यानी आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बेटा वो आपको पूरे यहाँ पर करने हैं। जो भी रूल्स हैं फॉलो करिए ह्यूमन राइट्स के, नहीं तो आप लोगों को फिर यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। फिर देखो CSR के कुछ 5 फीचर्स हैं। ह्यूमन राइट से ज्यादा CSR इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन, देखो CSR में बोला जाता है कि आपको एम्प्लॉयज, कस्टमर, इन्वेस्टर्स सबकी जरूरतों को पूरा करना है। वॉलंटरी कमिटमेंट है, यानी आपको लॉ की जरूरत नहीं है कि कानून के तहत करना ही करना है, नहीं, ये आपको फोर्स कोई नहीं कर रहा, आपकी मर्जी से है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, देखो आपकी सारी चीजें आपको आपका क्या प्रोग्रेस है, आपका क्या गोल है, क्या रिजल्ट है, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए।
सस्टेनेबिलिटी फोकस है, आपको एनवायरमेंटल सोशल जो है वो आपको प्रमोट करना है कि भाई इको फ्रेंडली चीजें बनाइए। कॉर्पोरेटिव एथिक्स, आपको सारे प्रिंसिपल्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट से आगे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको लर्न ये करना है कि जो एलिजिबल कंपनीज होती हैं उनको कम से कम अपने 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR पे खर्च करना पड़ता है। ये सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलती थी कि आपको 2% आपको अपने जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा लास्ट 3 साल का, उसको लास्ट 3 साल का 2% आपको जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको CSR एक्टिविटीज पे खर्च करना है। ये सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ था। अब यहाँ देखो ओल्ड प्रोविजन है, वैसे क्वेश्चन तो ओल्ड से ही आते हैं, न्यू दे दिया गया है बट अभी न्यू आया नहीं है। अभी एकदम प्रॉपर तरीके से जो है ना ये नया वाला नहीं आया, तो आप लोग पुराना वाला याद कर लेना, नए वाले में बस थोड़ा सा नजर डाल लेना बस, ठीक है। तो CSR में ये बोला था कि अगर आपकी ये तीनों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी होती है तो आप एलिजिबल हैं CSR करने के लिए। अगर आपकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप CSR के लिए एलिजिबल हैं। इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी होती है, ये नया वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना वाला बस आपको याद रखना है। CSR कमेटी बनाई गई है जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। एटलीस्ट उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और एक डायरेक्टर को कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए CSR का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब आता है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखो बिजनेस और प्रोटेक्शन एनवायरमेंट दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप एक हेल्दी इंसान वही होता है जो जिसके आसपास का वातावरण अच्छा होता है, ये आपने सुना होगा। तो हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एंड वर्क। आपकी हेल्थ, आपका वेलबींग लोगों का डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट में आप काम करने जाते हो, जहां आप रह रहे हो उसके आसपास की एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या है। इससे ही आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग का पता चलता है। अगर बात करें, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोइंग ट्रैफिक हैव कॉस्ट अ ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि इंडस्ट्रीज अब ज्यादा बढ़ रही हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएं तो वहां पे अब आए दिन सारा, नोएडा लगा लीजिए, गुड़गांव लगा लो आप, है ना, और तुम और क्या है इधर आसपास का, तो यहाँ पर ही सारे इंडस्ट्रीज बनती जा रही है, बनती जा रही है, एमएनसीज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। साथ ही साथ पॉल्यूशन इज अ इंजेक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरमेंट लार्जली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से जो है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सांस लेना भी भारी है। दिल्ली में तो आपने हाल देखा हो, दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद और ये आसपास के सारे जितने भी एरिया हैं, जब आप देखा करो पोल्यूशन बढ़ता है तो लोग सांस नहीं लेते हैं, जैसा फॉग छा जाता है, जैसे धुंध है, ऐसा हो जाता है हाल ही। तो आप लोग अवेयर होंगे सब इस चीजों से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सब कुछ चेंज कर देता है ये। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। Business ethics, also corporate ethics, is a form of applied ethics or professional ethics that examines ethical principle and moral or ethical problem that arise in business problem. देखो बिजनेस एथिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको जो है ना एथिकली काम करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, मोरली आपको उस हिसाब से काम करना है। और ये सभी बिजनेस में अप्लाई होता है, ठीक है। इट इज रिलेवेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बात हो रही है और हर इंडिविजुअल के लिए भी बात हो रही है, पूरा बिजनेस की बात भी हो रही है, और पूरे बिजनेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके लिए ये लागू होता है कि आपको क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से काम करना है। इसे कुछ 12 एथिकल प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले ऑनेस्टी, देखिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे बिजनेस, ठीक है। ईमानदारी के साथ आप लोगों को काम करना है, इंटीग्रिटी के साथ आप लोगों को काम करना है, आपको अपने प्रोमिस रखने हैं, ठीक है। ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, फेयरनेस, हर किसी भी चीज में इक्वालिटी हो, बराबर हो, सबको ट्रीट किया जा रहा हो, कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी कंसर्न हो, दूसरों के लिए इज्जत हो, लॉ अबाइडिंग हो, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस होना चाहिए, यानी आप हर रोज ये कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर बनाएं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन मोरल बहुत अच्छा होना चाहिए, जवाबदेही पता होनी चाहिए कौन किसके अकाउंटेबल है, यानी अगर कोई भी पोल्यूशन को हार्म होता है या आप कोई गलत काम करते हो तो आप जिम्मेदार होंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉमिस कीपिंग, लॉयल्टी, फेयरनेस, कंसर्न फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लॉ अबाइडिंग, कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, लीडरशिप, रेपुटेशन एंड मोरल एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें करनी है आपको, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले एथिकल इमेजिनेशन, बिजनेसमैन मस्ट हैव एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द अनफेवरेबल सिचुएशन।
देखो सबसे पहले जो है बिजनेसमैन को ये देखना है, इमेजिन करना है, अगर कोई वो प्रोडक्ट बना रहा है, सपोज करिए वो बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफाई करना है कहीं इससे तो कुछ बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इमेजिन करना है आपको, आपको सिचुएशन में पहले सबसे पहले प्रॉब्लम निकालनी है। फिर एथिकल आइडेंटिफिकेशन। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा एबिलिटी टू जज द रेलिवेंस ऑफ एथिकल इश्यूज एंड रैंक अकॉर्डिंगली। अब अगर आपके पास सपोज करिए आपकी कंपनी में 2 से 3 प्रॉब्लम आ गई है, एक सपोज आ गई है कि प्रोडक्ट थोड़ा सा हार्मफुल बन गया है, दूसरी आ गई है कि आप एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तीसरा आपकी कंपनी में चाय का कप खत्म हो गए हैं, ऐसे वर्कर्स के लिए कुछ फैसिलिटीज नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे जरूरी कौन सा है। तो आप देखोगे कि सबसे जरूरी है प्रोडक्ट हार्म ना करे, दूसरे नंबर पे फिर एनवायरमेंट। तो आप सबसे पहले पकड़ोगे कि प्रोडक्ट हार्म ना करे बच्चों को। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सबसे जरूरी क्या है सॉल्व करना अभी इस टाइम पे। प्रॉब्लम्स तो हजारों है उनके पास, लेकिन नंबर 1 पे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एथिकल इवेल्युएशन, फिर आपको पूरा इवेल्युएट करना है, क्लियर गाइडलाइंस आपको इशू करनी है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कि इस नियम के हिसाब से कंपनी में काम होगा। टॉलरेंस ऑफ एथिकल डिसएग्रीमेंट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बिजनेस मस्ट हैव हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस। देखो आप लोगों के पास ना टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब ये होना चाहिए, कल को अगर कोई वर्कर आके कहता है तो सर आपने ये अच्छा नहीं करा, तो ये नहीं कि उसको आपने कंपनी से बाहर निकाल दिया, नहीं। आपको ध्यान से उसकी बात सुननी है, ठीक है। एथिकल कॉम्पिटेंस, आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचना है। आपको कोई भी, आपने अगर रूल बना लिया कि नहीं हम तो फेयर प्ले करेंगे, तो हम तो फेयर प्ले करेंगे, हम चीटिंग नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, ये आपको लेके चलना है। एथिकल ऑब्लिगेशन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सच रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और जस्टिस के साथ आप अपनी कंपनी में काम करवाएंगे लोगों से, और कस्टमर्स के पास आप प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। तो ये आपके एलिमेंट्स थे। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहला आपका, एक मिनट, मुझे ना कहीं ऐसा ना हो आप लोगों को साइज का कुछ इश्यू हो जाए। अच्छा ये कहाँ पे था? अच्छा ये वाली लाइन है, ठीक है। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, अ बिजनेस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जो ओनर एक होगा, मैनेज भी वही करेगा, कंट्रोल भी वही करेगा, रिस्क भी वही लेगा, प्रॉफिट भी वही लेगा, सिर्फ एक। जैसे सपोज करिए मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोला, तो अगर मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है, एक छोटी सी दुकान खोली है मैंने अपनी, तो मैं ही ओनर हूँ, मैं ही कंट्रोल करूंगी, सारे रिस्क भी मेरे, सारे प्रॉफिट भी मेरे। समझ में आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद इसके फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप का मतलब है कि एक ही इकलौता मालिक है या मैं ही उसकी मालकिन हूँ, ठीक है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ओनली 1 पर्सन। दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने वाली है, यानी अगर मेरा कर्जा चढ़ जाता है, मान लीजिए मेरा पार्लर नहीं चला और मेरे पे बहुत कर्जा हो गया, तो मैं अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर उसको कर्जा चुकाऊंगी। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी अपनी पर्सनल ज्वेलरी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी बेच के मुझे वो कर्जा चुकाना पड़ता है, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें बोला गया है कि बिजनेस और ओनर अलग नहीं है, दोनों एक ही है। मैं बिजनेस और ओनर दोनों एक ही हैं, ठीक है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती इसमें। फुल कंट्रोल, यहाँ पे पूरा कंट्रोल, सारे डिसीजन मेकिंग का पूरा कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा क्योंकि मैं ओनर हूँ। फिर आता है इसके मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे ज्यादा फायदा क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है, देखो मुझे फैसला लेना है, तो मुझे फैसला लेना है तो मुझे किसी से कंसल्टेशन करना नहीं है, टाइम होगा नहीं ना, मुझे किसी अप्रूवल की जरूरत है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्लीटली सीक्रेसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड ट्रेड सीक्रेट। देखो पूरा सीक्रेट रहेगा क्योंकि मैं ही ओनर हूँ, मेरे पास ही सारे सीक्रेट्स रहते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं, कोई मेरा पार्टनर नहीं है, तो मेरी सारी चीजें जो है वो क्या रहेंगी, गुप्त रहेंगी। डायरेक्ट इंसेंटिव, 100% ऑफ नेट प्रॉफिट गोज डायरेक्टली टू द ओनर। अगर मेरा प्रॉफिट होता है, अगर मेरा पार्लर बहुत चलता है, तो मुझे उसे किसी से बांटना नहीं पड़ेगा, 100% पूरा मेरा ही रहेगा। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, देखो इसके अंदर जो है वो लीगल प्रोसीजर और कॉस्ट बहुत कम इन्वॉल्व होता है, इजिली से आप खोल सकते हो और इजिली से आप बंद कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। लिमिटेशन मींस लिमिटेड कैपिटल, रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग पावर। देखो अब यहाँ पे मैं इकलौती थी तो मेरे पास ना रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, मेरे खुद के पैसे होंगे कुछ बहुत थोड़े बहुत, और मैंने लोन लिया होगा, इसी से मैंने अपना पार्लर खोला है, तो यहाँ पर कैपिटल बहुत कम है, पैसा कम है, क्योंकि एक इकलौता आदमी कितना पैसा लाएगा। फिर है अनलिमिटेड रिस्क। रिस्क भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर डेट आ गया, कर्जा आ गया, नुकसान हो गया, तो कौन भरेगा? मैं ही अकेले ही भरूंगी, देखो है ना।
तो रिस्क भी बहुत है इसमें। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, सिंगल ओनर में लेक एक्सपर्टीज इन ऑल बिजनेस एरिया। देखो, एक जो सिंगल ओनर होता है, अगर मैंने पार्लर खोला अभी, तो जरूरी नहीं ना कि मुझे सब कुछ आए। पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कट, स्पा, ब्राइडल मेकअप, कितना कुछ है मेकअप में। तो सिंगल ओनर में एक्सपर्टीज नहीं होते हैं, बहुत कम होता है ना कि एक ही इंसान को सब कुछ आए। तो ये दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, देखो बिजनेस सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द ओनर लाइफ, हेल्थ एंड सॉल्वेंसी। अब देखो, इकलौती मैं ही हूँ, अगर मैं मर गई तो सोचो मेरा बिजनेस तो बंद हो गया ना, क्योंकि मैं इकलौती ओनर थी, मेरा कोई पार्टनर नहीं था, मेरी हेल्थ खराब हो गई या मेरी डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। फिर आता है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली, अ यूनिक इंडियन बिजनेस फ्रॉम ओन्ड एंड मैनेज बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न बाय हिंदू लॉ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जिनके पूर्वजों के बिजनेस चलते रहते हैं, दादाजी, फिर पापा जी, फिर तुम, तुम्हारे बच्चे, ऐसे ऐसे करके जो चलता है, वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। इसके फीचर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पूर्वजों की होती है, ठीक है, आपने कुछ नया नहीं करा होता इसके अंदर। कर्ता एंड को पेरेंट्स, देखो फैमिली का जो हेड होता है ना, सबसे बुजुर्ग आदमी, उसको बोलते हैं कर्ता। और जो सारे मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं को पेरेंट्स, याद रखिएगा। फिर अगर लाइबिलिटी रूल, देखो कर्ता के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी अगर उस बिजनेस में घाटा होता है तो जो करता रहेगा, हेड ऑफ द फैमिली, वो अपने पर्सनल चीजें बेचकर उस कर्जे को पूरा करता है। लेकिन जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, को पेरेंट्स, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी उनको अपना पर्सनल एसेट्स गिरवी रखने की या बेचने की जरूरत नहीं होती। तो याद आ रहा है, सिर्फ कर्ता के ऊपर बोझ है। कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो जो दूसरा मेंबर रहेगा वो बन जाएगा हेड। फिर जो पापा से छोटे, दादा से छोटे जो रहेंगे वो बन जाएंगे, ठीक है। फैमिली बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग होते हैं। अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इफेक्टिव कमांड, करता होल्ड्स कंप्लीट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। देखो भाई, हेड ऑफ द फैमिली, जो डिसीजन लेगा वो लेगा, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेबल एग्जिस्टेंस है। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब डेथ हो जाती है या अगर कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। लिमिटेड रिस्क ऑफ मेंबर्स, को पेरेंट्स की पर्सनल एसेट्स बची रहती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला सिर्फ करता करता की पर्सनल एसेट्स आप बेच सकते हो, जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स सेफ रहती हैं। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेड कैपिटल बेस है। देखो भाई, खाली आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी रहती है, ज्यादा कोई आप बाहर से थोड़ा ना लेकर आए हो कैपिटल, बस वही है, इतना तक ही रहेगी जो आपकी खुद की घर की जमीन, घर की बिजनेस, इतना, इससे ज्यादा नहीं है, यानी लिमिटेड ही है ये भी चीज आपके पास। बर्डन ऑन करता, देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो इसके पास ज्यादा सारा सारा स्ट्रेस किसके ऊपर होता है, कर्ता के ऊपर। इंटरनल डिस्प्यूट्स, डोमिनेंट पावर ऑफ कर्ता में लीड टू फैमिली फ्रिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो भाई, अगर अंदर झगड़ा हो जाए, वैसे तो फैमिली में कहाँ फैमिली बिजनेस चल पाता है, क्योंकि अगर कोई बड़े बड़े जो दादाजी हैं, बड़े पापा हैं, जो वो अगर पावर, क्योंकि वही करता हुए, तो अगर वो हुक्म चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर की लेडीजों को प्रॉब्लम आ जाती है, छोटों को प्रॉब्लम आती है कि अरे ये अपना चला रहे हैं, है ना। तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर आता है आपका पार्टनरशिप, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु कंबाइन कैपिटल स्किल टू रन अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। दो या दो से ज्यादा के बीच में, दो पर्सन के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है कि वो साथ में बिजनेस चलाएंगे और साथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप कहते हैं। फीचर्स की बात करें, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। देखो, इसके अंदर या तो ओरल या तो रिटर्न, रिटर्न भी चल जाएगा और ओरल भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बेटा, रिटर्न होता है, क्योंकि रिटर्न ही चीज आजकल चलती है, जबान की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है रिटर्न में होना, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ओरल भी चल जाता है। म्यूचुअल एजेंसीज, म्यूचुअल एजेंसीज का मतलब एवरी पार्टनर एक्ट एज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर अदर पार्टनर। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी बन जाता है, वही पार्टनर एजेंट भी बन जाता है। यानी सिंपल सी भाषा में बात करो तो एक, अगर किसी एक पार्टनर ने कोई कुछ काम किया है तो सबके ऊपर वो असर आएगा। सपोज करिए कि किसी एक पार्टनर ने उधारी पे ले लिया था 50,000 का सामान, बाकी किसी को पता नहीं है, बाकी किसी को पता नहीं है, लेकिन वो चुका नहीं पाए, तो भाई तीनों मिलके ही चुकाएंगे, क्योंकि एक, कहना मैंने बोला ना, एक का प्रिंसिपल दूसरे का एजेंट बन जाता है। एक ने अगर कुछ किया है तो बाकी सब भी उसके साथ ही इन्वॉल्व होंगे, ये नहीं कि वो बच जाएंगे। अगर फिर वो कर्जा है तो तीनों मिलके ही चुकाएंगे, भला ही उनसे पूछ के ना लिया गया हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इन लोगों की भी, जॉइंटली ये लोग पूरा कर्जा जो है ये लोग भी अपना पर्सनल एसेट्स बेच कर ही चुकाते हैं अगर कुछ लॉस हो जाता है तो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, टेक पार्ट्स इन डेली मैनेजमेंट एंड शेयर्स प्रॉफिट। देखो, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पैसा लगाता है आपकी कंपनी में, डेली जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो करता है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ लेता है।
दूसरा है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन। देखो पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लेकिन वो ना जो डेली डेली काम होता है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट बट मेंबरशिप इज केप्ट हिडन फ्रॉम द पब्लिक। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन उसको छुपा के रखा जाता है, लोगों को नहीं पता है कि वो जो है वो पार्टनर है, लोगों के लिए उसको छुपा के रखते हैं। फिर है नॉमिनल पार्टनर, लेंड्स देयर रेपुटेशन नेम टू द फर्म विदाउट कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टेकिंग प्रॉफिट। नॉमिनल पार्टनर का मतलब नाम मात्र का खाली पार्टनर है, ना पैसा लगाता है, ना कोई काम करता है, ना कोई प्रॉफिट लॉस लेता है, बस अपना नाम दे दिया है उसने फर्म को। पार्टनर बाय एस्टॉपेल, नाम देना जैसे कहते हैं ना कि चलो मेरे नाम से आप बिजनेस कर लो, क्योंकि उसको थोड़ा सा फेमस होता है या कुछ होता है, सपोज करिए। फिर है पार्टनर बाय एस्टॉपेल होल्डिंग आउट, ये वो पर्सन होते हैं जो एक्शन से दिखाते हैं कि हाँ हाँ हम पार्टनर हैं, पर वो होते नहीं है, बट वो बोल बोल के ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हाँ अपने एक्शन से कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक मैं बताती हूँ आप लोगों को एक चीज कि ऐसा कुछ कुछ काम था मुझे ऐसे ही कचहरी में। तो वहां पे क्या हुआ कि मुझे साइन वाइन कराने थे तहसीलदार के कुछ फॉर्म वॉर्म पे। तो वहां पे मैं बहुत वेट करा, एक दिन गई, नहीं हुआ काम, दूसरे दिन भी मैं गई वहां से, है ना। जाने के बाद तो वहां पे एक आदमी था, अभी भी मुझे बहुत ढंग से याद है और ये बात बहुत पुरानी है। तो एक आदमी था वहां पे, और वो जो है ना बड़े भग भग के काम कर रहा था ऑफिस में, पेपर लाना, और वो मुझसे पूछ रहा था कि कहाँ से आई हो तुम, क्या काम कराना है तुम्हें, ये वो मतलब ऐसे वैसे बन रहा था जैसे कि ये बहुत भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है यहाँ का। तो मैंने कहा साइन कराने हैं। अच्छा अच्छा अभी अभी नहीं आ रहे सर, ये नहीं आ रहे। मैंने कहा ये ऐसा लग रहा है यही है तहसीलदार, मतलब ऐसा बन रहा था वो। लेकिन बाद में पता चलता वो प्यून था, मतलब प्यून के भी इतने नखरे थे। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब हुआ इस टॉपिक को दिखाते ऐसे हैं कि हम पार्टनर हैं, हम ये हैं, पर वो होते कुछ भी नहीं है। और देखो पार्टनर्स भाई, होल्डिंग आउट का क्या होता है, देखो होल्डिंग आउट में ये होता है कि जैसे सपोज करके किसी ने बोल दिया कि देखो ये हमारा पार्टनर है, लेकिन हम चुप हो जाते हैं, हम ये नहीं बताते कि नहीं नहीं हम पार्टनर नहीं है। हमारी चुप्पी जो है ना वो हमें पार्टनर बना देती है, समझ में आ गया। हमारी चुप हमें पार्टनर बना देता है, वो होल्डिंग आउट है। काम नहीं करके दिया उस पे उनने मुझे, अब तो मन करता है सच्ची में बदला ले आओ जाके। फिर है रजिस्ट्रेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो सेक्शन 4 1932 एक्ट के अंदर पार्टनरशिप, आपको पता है कि दो पर्सन से दो से ज्यादा के बीच में रिलेशनशिप होता है जो बिजनेस कैरी आउट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप देखो। हाँ, सबसे पहले इसके अंदर मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होते हैं, वो भी एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग 50। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। पार्टनर्स जो है वो स्टेटस से नहीं आता बेटा, पार्टनर्स जो है वो लीगली आता है। ठीक है, या तो इनहेरिटेंस से आएगा, जैसे आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, प्रॉपर्टी पहले से चलती आ रही है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन ये जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से आता है, ना कि किसी स्टेटस से नहीं आता। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, आपका जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होना चाहिए, कोई भी इलीगल मत कर देना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपके पास एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि आप लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैसे शेयर करोगे। और म्यूचुअल एजेंसीज, यानी बिजनेस जो है वो सब के सब लोग कैरी करेंगे, सारे लोग बिजनेस चलाएंगे, कोई अकेला नहीं चलाएगा। फिर इसमें पार्टनरशिप डीड आती है। पार्टनरशिप डीड जो है एक आपका ओरल एग्रीमेंट, तो वैसे तो वैलिड होता है, मैंने आपको बोला ना, बट इट इज वेरी बेस्ट प्रैक्टिस टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। जो रिटन में एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन में रहेगा तो आगे चल के झगड़ा डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं होंगे। Partnership deed is a written legal document stamped and signed by all the partners containing terms and conditions governing the partnership business. Partnership deed एक written में, लिखित में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे स्टैंप लगा होता है, सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं, और उसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। कोई जरूरत नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर भी कराते हो तो इसका प्रोसीजर होता है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है। किसके पास कराना होता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास कराना होता है। उस स्टेट में कराना होता है जहां पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है, उस जगह पे। सपोज करिए आप कहीं के भी रहने वाले हो, लेकिन आपकी कंपनी दिल्ली में, तो आपके दिल्ली के रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स पे जाकर आपको कंप्लीट कराना है रजिस्ट्रेशन।
अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फ्रॉम दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ये ना ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का एक तरीके का मिक्सचर है। ट्रेडिशनल मार्केट आपका पार्टनरशिप और आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है, इन दोनों का मिक्सचर अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, जो आपको बेनिफिट देता है लिमिटेड लायबिलिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ क्या है ये। तो मैंने आपको जैसे बताया, इसके अंदर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी, ये चीज है एलएलपी। इसका सबसे पहला फीचर ये है कि ये रेगुलेट होता है बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आया था कब? अप्रैल 1 2009, ये याद रखना है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि फॉर्म हुई है अंडर द एक्ट सेक्शन 3 के अंदर। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी ये अपने पार्टनर से बेटा अलग है। आप एलएलपी यानी आपकी जो एलएलपी वाली कंपनी है, लीगल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, आप उसके नाम पे केस भी कर सकते हो, उसके नाम पे केस फाइल भी कर सकते हो, यानी आप कंपनी के नाम पे कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अलग है और पार्टनरशिप अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, अगर कोई भी डेथ हो जाती है किसी की, इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई भी पार्टनर या पागल हो जाता है कोई भी पार्टनर, तो इससे एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी आपकी चलती रहेगी। कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कोई आए कोई जाए, जिंदगी आपकी चलती रहेगी। कहते हैं ना, मेंबर्स में कम एंड गो बट द फर्म गोज ऑन फॉर एवर। तो ऐसे आपकी जिंदगी जैसे चलती रहती है। चलती तो क्या ही है, कटती है। क्या चलती है आज के टाइम पे तो। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू एलएलबी। यहाँ पर जो है आपके पर्सनल एसेट सेफ रहते हैं पार्टनर्स के। यहाँ पे अगर कोई कर्ज आ जाता है तो आपको अपने पर्सनल ज्वेलरी घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। म्यूचुअल एजेंसीज, यहाँ पर पार्टनर जो है एलएलपी का एजेंट भी होता है, बट नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। दूसरे का नहीं होगा, लेकिन एलएलपी के लिए वो एजेंट का काम करता है। ठीक है, यानी एक्शन ऑफ वन पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर काम गलत काम कर देता है तो दूसरे पार्टनर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। दूसरे पार्टनर पे, जैसे मैंने कहा था ना, उधार ले लिया था उस पे, तो उधार ले तो तीनों को चुकाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जिसने उधार लिया वही चुकाए, अगर आपने पूछ के नहीं लिया है तो। अब आपको देखो बेटा, यहाँ पे याद ही क्या करना है, आपको याद करना है नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए। एलएलपी में क्वेश्चन यहीं से आता है, मिनिमम पार्टनर्स इसके अंदर 2 कम से कम चाहिए। मैक्सिमम की कोई अपर लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने चाहे उतने ले लो। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में आते हैं। एवरी एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स। कम से कम एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने जरूरी है, जिसमें से एक इंडिया का होना जरूरी है। एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लाइंसेस एंड स्टैट्यूटरी फिलिंग। और ये लोग जिम्मेदार होते हैं कोई भी लीगल कंप्लाइंसेस है, कोई भी स्टैट्यूटरी फिलिंग्स के लिए। ये आपको याद रखना है। उसके बाद फॉर्मेशन में चौथा प्रोसेस आपका आता है इनकॉर्पोरेशन। अब आपने रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हो तो आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा एलएलपी का, एमसीए पोर्टल पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको कराना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनीज। अब इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको याद रखना है कि किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। नंबर 1, सबसे पहले ऑप्टिन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको जो है एक डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लाना होता है। जब वो फॉर्म ऑनलाइन साइन करते हैं तब तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है, डीएससी बोलते हैं जिसको। फिर नेम अप्रूवल एप्लीकेशन इज फिल्ड। तो आपको अपने कंपनी का नाम में हमेशा पीछे लिमिटेड लायबिलिटी लगानी पड़ेगी, एलएलपी लगाओ या लिमिटेड लायबिलिटी लगाकर आपको नेम अप्रूव करना पड़ेगा। फिर फिलिंग फॉर्म ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, मेन बिजनेस ऑब्जेक्ट्स आर सबमिटेड टू आरओसी। फिर आपको अपना एक फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट में आपको अपने पार्टनर्स की डिटेल, आपका ऑफिस कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, किस लिए बिजनेस कर रहे हो, आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास ये सबमिट करना पड़ेगा। जब आपने सबमिट कर दिया तो आरओसी जो है वो आपको सर्टिफिकेट देगी इनकॉर्पोरेशन का, यानी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर एक आपको नंबर दिया जाता है, LLPIN, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो एग्रीमेंट है, फिलिंग एलएलपी एग्रीमेंट, फॉर्म नंबर 3 आपको फिल करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट में आपके सारे अधिकार, राइट्स, ड्यूटीज, ठीक है, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कितने होंगे, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा विद इन द 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन का, जब आपको एलएलपीआईएन दे दिया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आप कितना शेयर प्रॉफिट शेयर करोगे, आपस में लॉस हुआ तो कौन करेगा, कौन कौन सा कोई क्या काम करेगा, वो सब कुछ आपको भर के देना है। ये स्टेप्स प्रोसेस थे, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है।
अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ये जो सोसाइटीज है ये अपने मेंबर्स के लिए बनाई जाती है, अपने सदस्य के लिए बनाई जाती है। इसका फीचर है वॉलंटरी मेंबरशिप, सबके लिए खुली हुई है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लीगल स्टेटस, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, जैसे कहते हैं ना वन मेंबर वन वोट, उसी के प्रिंसिपल पे ये लोग चलते हैं। सर्विस मोटिव है, इनका सबसे मेन काम होता है अपने सदस्यों का भला करना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अपने सदस्यों का भला करना। इसके मेरिट यही है, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी है, बराबरी है सबके लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी यहाँ पे पर्सनल एसेट सेफ रहेंगे, स्टेबल कंटिन्यूस एक्सिस्टेंस, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो बाकी के मेंबर्स उसको कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। लिमिटेशन में है लिमिटेड फाइनेंशियल कैपिटल, पैसा थोड़ा सा कम यहाँ पे लोग लगा पाते हैं क्योंकि लोगों के पास इतना होता नहीं है। थोड़ा सिक्रेसी भी यहाँ पे हो जाती है क्योंकि एक इतने सारे लोग होते हैं, कोई किसी को भी बाहर जाके बता देता है इन्फॉर्मेशन। अब आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। एक ऐसी आर्टी जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, कानून ने इसको बनाया है, जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, मतलब कंपनी अलग है, पार्टनर्स अलग है, परपेचुअल सक्सेशन है, लंबे टाइम तक चलेगी, और इसके अंदर एक कॉमन सील लगती है। ठीक है। इसमें होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने जरूरी है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने जरूरी हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते पब्लिक को, और ना ही आप पब्लिक से कह सकते हो कि वो आपकी कंपनी में आकर इन्वेस्टमेंट करे, ये आपको अलाउड नहीं है। वही दूसरी कंपनी आती है इसके अंदर पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती, ये रट लो, एलएलपी प्राइवेट पब्लिक कंपनी। और आपकी एक ओपीसी वन वन पर्सन कंपनी, कितने मेंबर्स होते हैं कितने नहीं होते सब याद होना चाहिए। पब्लिक कंपनी के अंदर आपके शेयर्स इजीली हम लोग पब्लिक को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर तीसरी होती है डीम्ड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को ही पब्लिक कंपनी बना दिया जाता है लीगली, मतलब बोलकर एक गवर्नमेंट से कानून लेकर स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन के अंदर प्राइवेट कंपनी को ही हम लोग पब्लिक कंपनी मानने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी। प्रिविलेज देखो, प्राइवेट कंपनी का फायदा क्या है, प्राइवेट में आप 2 मेंबर से शुरू कर सकते हो, आपको पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं क्योंकि शेयर्स तो आप दे नहीं सकते। इसके अंदर 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं, लेकिन पब्लिक कंपनीज में 3 डायरेक्टर होने जरूरी हैं। जन ग्रेटर ऑपरेशनल फ्रीडम होता है, यहाँ पे लीगल रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं प्राइवेट कंपनीज के अंदर, ये याद रखिएगा। फिर आता है सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी आपके जो बिजनेस है उसको सेक्टर में डिवाइड किया गया, जैसे आप लोगों के नोएडा सेक्टर में नहीं होते, गुड़गांव में सेक्टर है, सेक्टर डिवाइड किए गए हुए हैं, ऐसे ही बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस को यूनिट में डिवाइड किया जाता है। बिजनेस ओन्ड, इसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर होता है। बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसके अंदर जो बिजनेस है वो सारा कंट्रोल मैनेजमेंट जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव इनका होता है प्रॉफिट कमाना। फीचर्स क्या है, प्राइवेट ओनरशिप, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स ही इसको कंट्रोल करते हैं। प्रॉफिट मोटिव इनका गोल होता है। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है, यानी इसके अंदर स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैनेजर्स मैनेज बाय ओनर्स, ओनर्स हैं और जो आपके प्रोफेशनल मैनेजर्स है वही उसको मैनेज करते हैं, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। प्रोवाइड फाइनेंसिंग, अब ये लोग कैसे फाइनेंस करते हैं, प्राइवेट फाइनेंसिंग के थ्रू करते हैं, क्योंकि पब्लिक तो अलाउड नहीं होता पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर। तो यहाँ पर कैपिटल, पर्सनल सेविंग्स है, शेयर्स है, प्राइवेट लोन के थ्रू यहाँ पे पैसा लिया जाता है, प्राइवेट कंपनी वाले लोग लेते हैं। मेरिट क्या है, मेरिट ये है हाई एफिशिएंसी है, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, यानी फटाक से डिसीजन लिया जाता है, जो ऊपर के लोग होते हैं फटाक से डिसीजन ले लेते हैं यहाँ पर। कंटिन्यूस इनोवेशन होता है, तो कस्टमर्स की डिमांड पूरी करते हैं जिससे इनोवेशन और ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। ड्रिवन बाय कंपटीशन, कंपटीशन के टक्कर के लिए ये लोग तैयारी करते हैं, इसलिए हाई बहुत एफिशिएंसी होती है इनके अंदर। लिमिटेशन ये होता है कि ये लोग प्रॉफिट पे ही बिलीव करते हैं, तो लोगों का भला करना भूल जाते हैं, इसलिए नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। इनकम इनक्वालिटी होती है, इसके अंदर जो ज्यादातर जो सारा पैसा है वो बिजनेस ओनर के पास और इन्वेस्टर के पास ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज वगैरह को इतना नहीं दिया जाता। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में आपसे कैसे काम करवाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। मार्केट इंस्टेबिलिटी होती है, मार्केट फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक से इन लोगों को बड़ा नुकसान होता है, जैसे कोरोना में इनका हुआ था। लेकिन देखो, गवर्नमेंट वालों का नहीं हुआ था कोरोना में, सैलरी मिल रही थी, सबको मिल रही थी, नहीं मिल रही थी।
फिर आता है पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइज इज ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट ही इस पब्लिक सेक्टर्स को ओन करती है, मैनेज करती है, और मेन काम इनका होता है सोशल वेलफेयर। फीचर इसका सबसे पहले ये है गवर्नमेंट ओनरशिप, एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कम से कम 51% कंट्रोल करती है। सर्विस मोटिव, इनका सबसे मेन काम यही होता है कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए, प्रॉफिट नहीं देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी, और देखो ये सबसे पहले डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं ये पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, कुछ भी अगर गलत हो जाता है या किसी भी जिम्मेदारी है तो ये जो जवाब देंगे ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को देते हैं। पब्लिक ट्रेजरी फंडिंग, यहाँ पर फाइनेंस इनको गवर्नमेंट बजट से मिल जाता है पैसा। मेरिट है सोशल वेलफेयर, क्योंकि देखो सिटीजन के लिए अफोर्डेबल एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये अंडर डेवलप्ड रीजन में अपनी सेक्टर्स खोलते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, वहां पे लोगों की ग्रोथ हो, जो जो डेवलप एरिया, जो यहाँ पे कम डेवलप एरिया होता है। प्रिवेंट्स मोनोपोली, अब ये मोनोपोली को भी रोकते हैं, क्योंकि प्राइवेट तो मोनोपोली ज्यादा करता है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, पब्लिक रहेगा तो उसमें मोनोपोली नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन होता है, हर कोई आ जा सकता है, हर कोई जा सकता है। इसके अंदर लिमिटेशन है, क्या खुल जाता है लिमिटेशन में, रेड टेपिज्म में डिलीज, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं ना, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में स्लो हो जाते हैं। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है, यहाँ पे थोड़ा मिसमैनेजमेंट और लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल स्टेक्स की कमी होने की वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। फिर है आपका जॉइंट वेंचर। Joint venture means business enterprises where ownership, management and control are shared jointly by the government, private enterprise and public। यानी ये joint sector ऐसा है जहां पर सरकार भी कंट्रोल करती है, प्राइवेट एंटरप्राइज भी कंट्रोल करती है, पब्लिक इन्वेस्टर्स भी कंट्रोल करते हैं। कंबाइंड है सारे के सारे फीचर्स है, कंबाइंड ओनरशिप। जैसे सपोज करिए कि 26% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, 25% प्राइवेट कर रही है, 49% पब्लिक कर रही है, ऐसे। जॉइंट मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट के भी होते हैं। शेयर्ड रिस्क एंड कैपिटल, यहाँ पर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जाती है, रिस्क ये पब्लिक प्राइवेट दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है, सब सब आपस में भुगतो, बांटो। देखो मेरिट ये है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, देखो दोनों चीजें जुड़ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक भी प्राइवेट भी। रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, आपका जो कॉस्ट है वो सब में डिवाइड हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, नुकसान ये है कि डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कभी कभी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो जाता है, वैसे ही डिसएग्रीमेंट हो जाता है, स्टेट ऑब्जेक्टिव अलग है, प्राइवेट गोल अलग है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ऑपरेशन डिले हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो डिसीजन मेकिंग अब ज्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि अब बहुत लोगों से आपको पूछना पड़ेगा तब जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हो। फिर आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, अ जॉइंट कॉर्पोरेशन दैट कंडक्ट्स बिजनेस ऑपरेशन इन मल्टीपल कंट्रीज बियॉन्ड इट्स होम कंट्री। ऐसा ऑपरेशन जो आप अपने इंडिया से बाहर कर रहे हो, अपनी होम कंट्री से बाहर करना, मल्टीपल कंट्रीज में करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें फीचर है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, इसके अंदर आपको जो है काफी ज्यादा कैपिटल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, क्योंकि आप बिजनेस पूरे विदेश में फैला रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड आपको जो है फंड रेज करना है। फॉरेन कोलेबोरेशन हो जाता है भाई, आप फॉरेन के साथ आप मीटिंग होती है, अब आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है भाई, आप दूसरी जगह करते हो तो आप फिर जो है वो उनकी टेक्नोलॉजी भी देखते हो, उस तरीके से आप अपना सामान बनाते हो। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, देखो यहाँ पर जो है ना, जो हेड क्वार्टर होता है, कंट्रोल हमारे इंडिया में ही होगा। अगर हमारी इंडिया की सपोज करिए, जैसे हम याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल से, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपनीज है जो हमारी नहीं है। जैसे हमारी सपोज करिए कोई भी कंपनी है, तो हमारी जो कंपनी है कंट्रोल यहीं से होगी, भला चाहे सारा कहीं भी अमेरिका में हमारा बिजनेस हो, चाहे कहीं भी, कंट्रोल इंडिया से ही करा जाएगा। अग्रेसिव मार्केटिंग होती है, थोड़ी सी अग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप बेच रहे हो, काफी खर्चा करना पड़ता है आपको। मेरिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि आप नई नई फैक्ट्री ब्रांचेस खोलोगे तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होगी भाई, एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। अब कंज्यूमर का चॉइस का आपको पता चलेगा कि ग्लोबली लोग जो है कितने प्राइस पे क्या बेच रहे हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लो हो जाएगा, यानी आप करेंसी आने लगेगी, इम्पोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास डॉलर, आपके पास येन, आपके पास यूरो, पाउंड, ये सब आने लगेगा ना, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। देखो उसका लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन ये है थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब क्या हो रहा है कि जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस है इंडिया के, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ग्लोबल जाइंट कंपनी से कौन कॉम्पिटिशन कर पाएगा। प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, मेजर प्रॉफिट फ्लो आउट ऑफ द होस्ट कंट्री बैक टू द फॉरेन हेडक्वार्टर्स। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी कंपनी में काम चल रहा है, हमारी कंपनी में आई थिंक सैमसंग, सैमसंग हमारी नहीं है ना, शायद साउथ कोरिया की है ना,
हाँ, ऐसे बहुत सारी हमारी कंपनी जैसे है यहाँ पर, सपोज करिए फोन वगैरह की कंपनीज हैं। अब यहाँ पर है तो सही इंडिया में उसके सारे बिजनेस, लेकिन वो है किसी और, सपोज करिए चाइना की है। चाइना की, तो चाइना क्या करती, कमाई यहाँ हो रही है और सारी कमाई क्या कर लेता है वहां से लेके और अपने चाइना में रख लेता है जाकर। ये नहीं कि इंडिया में इन्वेस्ट करे। भाई इंडिया में आपके फोन इतने बिक रहे हैं तो आप इंडिया में ही दोबारा से री इन्वेस्ट कर दो ना इसको। बहुत चालू है, री इन्वेस्ट नहीं करते, वो सारा पैसा अपनी कंट्री में वापस ले लेते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। इससे नुकसान है ना हमें, हमारे इंडिया को फिर। तो चलिए, ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट खत्म। और ये जो आप देख रहे हो ना नोट्स, बनाने को तो कितना भी लिख सकते हो, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपको याद रखने हैं एक एक लाइन में। और ऐसे ही नोट्स आपको खुद भी बनाने हैं अपने लिए। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। अब नेक्स्ट यूनिट में आपसे मुलाकात होती है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।